हेलो दोस्तों। पीसीएमएस क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री के जो सेट प्रैक्टिस था उसको हम लोग देखने वाले हैं। और सेट प्रैक्टिस में वो लोग एक पार्ट हम लोग को हो चुका है, ये आपका केमिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस सेकंड होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को सेट प्रैक्टिस सेकंड है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड जो सेट प्रैक्टिस है वो केमिस्ट्री का नहीं, सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, उसमें एक पार्ट आपको हम कर दिए हैं, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, है ना। जब PCl5 को हम लोग हीट करेंगे बउआ लोग, तब क्या होगा जी, इसमें कहा गया है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब PCl5 को हम लोग हीट करते हैं, देख लो ना PCl5 है, तो अगर PCl5 को आप हीट कीजिएगा ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही PCl5 को आप हीट करते हैं तो इसमें से 2 क्लोरीन Cl2 के रूप में बाहर आ जाएगा, 2 क्लोरीन खत्म हो जाएगा। तब PCl5 में से अगर 2 क्लोरीन बउआ खत्म हो जाएगा तो PCl3 ना बनेगा। बताओ ना, तो क्या क्या बन जाएगा बताओ, है ना, PCl3 और Cl2 का निर्माण होता है। एक PCl3 आपका बन जाएगा, दूसरा Cl2 बनेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन यहाँ, सॉरी 3 क्लोरीन यहाँ है और 2 यहाँ है, तब मिला के टोटल 5 हो जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप PCl5 को बउआ लोग PCl5 को हीट करोगे ना, तो उसमें PCl3 क्या क्या बन रहा है, PCl3 बनेगा और Cl2 का निर्माण होगा, PCl3 प्लस Cl2 का निर्माण होगा। तो क्या होता है जब वाला में जब क्वेश्चन आपको रहे, तब वो करना क्या है, सबसे पहले वो क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहले रिएक्शन आपको लिख देना है। देखिए क्वेश्चन है कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, सबसे पहले नीचे आपको करना क्या है, रिएक्शन लिख देना है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन पहले लिख दिए हैं, है ना, गर्म किए हैं PCl5 को, तो गर्म करेंगे तो PCl3 और Cl2 का निर्माण हुआ है। तो सीधे नीचे आपको क्या लिखना है, तो नीचे आपको सिंपल तरीका से लिख देना हुआ कि PCl3, यहाँ पर देखिए PCl3 एवं Cl2 का निर्माण होता है, वही तो है, PCl3 और Cl2 का निर्माण होता है। कंप्लीट हो गया है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, जब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक के उन्नयन कहा गया है। देखिए क्वथनांक के उन्नयन क्या होता है जी, समझ लीजिए। ये क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक हम यहाँ पर विलायक ले लिए हैं, विलायक कहने का मतलब जल लिए हैं, विलायक में क्या लिए हैं बुआ, जल ले लिए हैं। तो जल का गलनांक कितना होता है बुआ, या जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है मतलब कितना डिग्री पर एक उबलने लगता है। तो सर 100 पे उबलता है, जल कितना पे उबलता है, 100 पर उबलता है। तो 100 डिग्री पर उबलने लगेगा, 100 डिग्री पर ये उबलने लगेगा, है ना, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। कब, जब 100 डिग्री रहेगा तब। लेकिन अगर इसमें कोई आप वाष्पशील, है ना, विलय को डाल देते हैं, बुआ विलय को डालते हैं, विलय कहने का मतलब चावल डाल दिए हैं, तो चावल बुआ आप वाष्पशील आपका है। आप वाष्पशील मतलब क्या है कि वो वाष्प में नहीं बदलेगा। तो जब आपका जल इसमें जो था ये 100 पर उबलता है, लेकिन जैसे इसमें चावल डाल के अगर इसको उबालिएगा ना, तो 100 पर नहीं, कुछ और ज़्यादा 110 पे जाकर आपको उबलेगा, और अधिक तापमान आपको देना, और अधिक आपको इसमें तापमान देना पड़ेगा। क्लियर है। जब केवल जल को उबालेंगे तो 100 पर, लेकिन जैसे ही इसमें आप वाष्पशील सॉल्यूट, आप वाष्पशील सॉल्यूट कहने का मतलब आप वाष्पशील विलय, जैसे विलय को डालिएगा ना, तो 110 पर ही उबलना शुरू कर देगा, 100 से और ज़्यादा टेम्परेचर लग जाएगा। तो बताइए कितना ज़्यादा हो गया है, ये दोनों में कितना का अंतर है, ये 100 है और, है ना, ये 110 है और यहाँ 100 है, तो दोनों में अंतर कितना का हुआ, तो दोनों में जो यहाँ अंतर आ रहा हुआ, ये अंतर आपका आ रहा 10 डिग्री का। तो जो 10 डिग्री है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। कितना उन्नयन मतलब बढ़ना, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। ये 110 किसका हो गया है, वो विलायक का कि बिलियन का हो गया है, चावल डालने के बाद बिलियन बन गया है। तो ये बिलियन के है ना, जो बिलियन है, इस बिलियन के क्वथनांक में से अगर हम विलायक के क्वथनांक को घटा लेते हैं, विलियन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को अगर घटा लेते हैं, तो आ जाएगा 110 में से जैसे ही 10 घटाइएगा ना, सॉरी 110 में से अगर 100 घटाते हैं तो जो 10 आ रहा है, इसी 10 को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर हो गया, क्वथनांक का उन्नयन क्लियर हो गया होगा सबको। तो एक बार इसको हम पढ़ देते हैं, इसमें क्या क्या लिख दिए हैं। ये सबसे पहले लिखा गया है कि यदि, है ना, जब किसी, क्या है बुआ, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, इसको हटा देते हैं पहले बुआ। चलिए देख लीजिए। हाँ,
यहाँ पहले पढ़ लो, इतना ही से आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखे है ये पहले आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि जब किसी विलायक, यहाँ पर क्या लिखे हैं, विलायक है, तो जब किसी विलायक में अबाष्पशील, है ना, अबाष्पशील विलयन को, सॉरी विलय को डाला जाता है, क्या करते हैं, जब कोई विलायक है और इस विलायक में अबाष्पशील विलय को डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। सही है, नहीं पहले 100 पर था, जैसे ही डालेगा तो 110 हो जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब किसी विलायक में अबाष्पशील विलय को डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि इस स्थिति में करना क्या है हुआ कि सबसे पहले जो बिलियन बना है, ये बिलियन है बुआ, तो इस विलियन, है ना, विलियन एवं विलायक के क्वथनांक का जो अंतर आएगा, बिलियन का कितना हो गया था मिलाने के पश्चात, चावल मिलाने के पश्चात कितना हुआ था 110 है, हाँ, तो विलियन, और विलायक का कितना था शुद्ध रूप में, तो शुद्ध रूप में जब जल था तो 100 था। तो बिलियन एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर को दोनों में से घटा लेना है। नहीं 110 हो गया था और पहले 100 था, 100 से 110 हो गया था, दोनों को घटा लीजिए। इस 110 किसका था, विलियन का। बिलियन कहने का मतलब जो चावल डालने के बाद बना हुआ है तो उसको विलियन बोल रहे हैं। तो बिलियन के, है ना, वाष्प दाब या बिलियन के क्वथनांक एवं कौन है बुआ, विलायक, ये दोनों के क्वथनांक के अंतर को, दोनों के क्वथनांक के अंतर को हम लोग क्या बोल देंगे बुआ, तो दोनों के जो क्वथनांक का आपका अंतर रहेगा उसी अंतर को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो नीचे लिखे भी हैं आपको कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, इस स्थिति में बिलियन एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। और डेल्टा टीबी इसमें क्या लिखा गया देख लीजिए, डेल्टा टीबी बराबर, इसमें बस यही मेन पॉइंट यही है, वो इसको केवल ध्यान रखना है ना, विलियन के क्वथनांक माइनस है ना विलायक के क्वथनांक, विलियन के क्वथनांक का माइनस बिलियन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा लेना है। तो विलियन के क्वथनांक माइनस विलायक के क्वथनांक। डेल्टा टीबी क्या है बुआ, तो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, है ना, इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब डेल्टा टीबी आपका क्वथनांक का उन्नयन है। ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बुआ। ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका है क्या, जो पढ़ लीजिए पहले। सबसे पहला एक यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया उसको पहले देख लीजिए। कहा गया, इसमें कहा गया परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब कुछ नहीं, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाते हैं उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगे, जैसे मान लीजिए कि आप चलनी में पानी लेते हैं तो चलनी में पानी रहेगा, चलनी में बहुत सारा ऐसे करके छेद रहता है इसमें चलनी में, तो जैसे ऊपर पानी दीजिए तो छेद की सहायता से पानी नीचे गिरेगा। तो इसको रोकने के लिए आप हाथ नीचे लगा दीजिए, नीचे हाथ लगा देने, तो रोकने के लिए जितना आप दाब लगाइएगा ना उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ये होता है परासरण दाब। सीधे कहना कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, है ना, परासरण की प्रक्रिया को क्या करना होगा, रोकना है। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना बाहर से दाब लगाया जाएगा उसको परासरण दाब कहेंगे। एमिनो अम्ल क्या होता है जी देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं या क्या है। तो एमिनो अम्ल में देखिए क्या होता है, एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH, इसमें है ना COOH, पहले भी इसको डिस्कस किए हैं, COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो, जेकरा में COOH और NH2 दोनों ग्रुप रहता है ना, उसको एमिनो अम्ल कहते हैं, अमीनो अम्ल कहा जाता है। याद रहेगा, वो वैसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2 दोनों, है ना, COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, वैसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए, एक यौगिक बना है जिसमें दोनों ग्रुप उपस्थित आपका है। यहाँ देखिए, पहले एक आपका एग्जाम्पल है, यहाँ देखो COOH इधर है, NH2 इधर है, इधर कुछ भी है, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को इसमें देखना दो गो है, कौन कौन, है ना, यहाँ पर COOH और NH2 दोनों है, तो आपका एमिनो अम्ल रहेगा। क्लियर हो गया है। एमिनो अम्ल बुआ दो प्रकार के होता है, एगो आवश्यक होता है, एगो अनावश्यक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उसको छोड़िए और आगे हम आपको क्वेश्चन दिए हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, वो आगे आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से क्या समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या होता है, दोष क्या होता है, इसको समझिए पहले, है ना। क्वेश्चन है क्रिस्टल बिंदु त्रुटि। तो देखिए, अगर कोई क्रिस्टल आप ऐसे बनाते हो, जैसे इस तरह से हम मान लीजिए कि घर बना दिए हैं, घर में यहाँ पर बिंदु है, यहाँ है, यहाँ है, चारों कोना लगा दिए हैं। तो इस कोनमन को हम लोग बोलते हैं बुआ जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ये जालक या क्रिस्टल बिंदु कहिए, चूंकि क्रिस्टल है तो क्रिस्टल बिंदु भी कह सकते हैं, हिंदी में जालक बिंदु कहा जाता है।
अब जालक बिंदु क्या हो गया है कि ई वाला बिंदु यहाँ से उठ के थोड़ा सा नीचे यहाँ भाग आया है, तब घर तो आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ई बिंदु यहाँ ना रह के यहाँ उठ के चला आया है, ढह के यहाँ गिर गया है, तब आपका घर ऐसे उठेगा। देखिए ई वाला है ही नहीं। अगर बिंदुआ यहाँ न रह के यहाँ चलावे, यहाँ पर चलावे, तो क्या होगा, अगर इस स्थान पे चलावेगा तो हम लोग दीवार तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु, ये सब जालक बिंदु में अनियमितता आ जाता है। अनियमितता मतलब, नियमित मतलब पहले था जहाँ रहे, पहले यहाँ था तो यहीं पे रह जाए, यहाँ था यहीं पे रहे, यहाँ था यहीं रहे, यहाँ था यहीं रहे, लेकिन ये यहाँ न रह के यहाँ पर पहुँच जाए तो ये अनियमित हो गया, यहाँ पहुँच गया है। तो ये बताइए, अगर उसके जो जालक बिंदु में अनियमितता आ जा रहा है, इसके कारण उसमें तो दोष आ गया है। जैसा आप घर बनाना चाह रहे हो वैसे बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा बउआ। तो इसी वाला को हम लोग बोलते हैं दोष आ गया है, इसी को क्रिस्टल दोष कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे बउआ, क्रिस्टल दोष कहेंगे। क्या बोलना हम लोग को, क्रिस्टल दोष इसको कहा जाता है, ध्यान रखनी है। नहीं, यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में अनियमितता है ना, किसी क्रिस्टल के, यहाँ देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु, जो जालक बिंदु है, उस जालक बिंदु में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को, है ना, दोष को क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। जो बिंदु होता है जालक बिंदु में अनियमितता आ जाए, बिंदु जो है यहाँ ना रह के यहाँ चलावे, तो घर जो आप ऐसे बना रहे थे ना, वो घर फिर ऐसे बनावे पड़ेगा। लीजिए, खराब लगेगा घर, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बुआ क्रिस्टल बिंदु त्रुटि या दोष कहते हैं। क्लियर हो गया है। किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में, चूंकि बिंदु कहा है ना, तो जालक बिंदु में, रेखा कहता है तो जालक रेखा लिखते हैं। किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को क्रिस्टल बिंदु, है ना, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि कहते हैं या दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एंजाइम क्या है और आदर्श घोल और जो अनादर्श घोल होता है इसके बीच अंतर। तो आगे हम क्वेश्चन करवा दिए हैं, एंजाइम क्या है नहीं है, ये सब आगे आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए पहले अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया बुआ कि एल्यूमिनिया, है ना, एल्यूमिना, है ना, एल्यूमिना कहने के बाद एल्यूमिनियम की बात कर रहा, तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ है। क्रायोलाइट का क्यों हम लोग उपयोग करते हैं, ये आपको कहना चाह रहा है कि एल्यूमिनियम जो होता है या एल्यूमिना जो आपको दिया है, इसमें क्रायोलाइट का उपयोग हम लोग काहे करते हैं, है ना, क्रायोलाइट के उपयोग से क्या लाभ होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन जो है प्रक्रिया यहाँ से शुरू करेंगे, एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन यहाँ शुरू करना है। एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट को अगर उपयोग किया जाए ना, या जो आपका क्रायोलाइट है, अगर इसका आप उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से बउआ गलनांक कम हो जाता है। इसके उपयोग से क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है। पहले अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर गलेगा ना, तो वो 12 डिग्री पर गलना शुरू हो जाएगा, और आपके लिए आसान, विद्युत अपघटन करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो आसानी से टूटेगा, अपघटित आसानी से हो जाएगा। तो मेन काम इसका कोची है, गलनांक को कम करना, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इसको विद्युत अपघटन करवा के, आसानी पूर्वक करवा के, विद्युत अपघटन आसानी पूर्वक तोड़ के हम लोग, है ना, हम लोग एल्यूमिनियम को प्राप्त कर पाए। तो इसका मेन काम कोची हुआ, तो मेन काम इसका हो गया कि उसके गलनांक को कम कर देता है, मिश्रण के गलनांक को घटा देता है। अब पढ़ लीजिए, एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग से, है ना, यहाँ दिया गया से मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है ना। देखिए शुरू से कैसे लिखे, इसका आपको तरीका सीखना पड़ेगा। पहले तरीका सीखिए। हम शुरू यहाँ से किए हैं, अब देख लीजिएगा, क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं। है ना, एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन अवकरण से, है ना, या अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग, यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक हम आंसर में टोटल जोड़ दिए हैं, टोटल आंसर में जोड़े हैं, यहाँ से लेके बउआ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आंसर में पहले लिख देना है ना, कि एल्यूमिनियम लिखिए चाहे एल्यूमिना लिखिए, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में जो है इसमें क्रायोलाइट के उपयोग, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम आंसर जोड़े हैं। अब चलिए हम लोग अपने आंसर की ओर चल रहे हैं। तो आंसर में क्या लिखे हैं, पहले पढ़ लो बउआ, आंसर में क्या क्या लिखा गया है, पहले आंसर में पढ़िए। आंसर में हम ये लिखे हैं कि जो एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग, क्रायोलाइट के कोची बउआ उपयोग, है ना, उपयोग से मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है। मेन तो यही है कि जैसे ही इसको आप यूज कीजिएगा ना, तब मिश्रण का गलनांक कम हो जाएगा एवं विद्युत अपघटन के पश्चात एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। आपको विद्युत अपघटन के पश्चात क्या मिल जाएगा बुआ, एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। बस यही इसका काम है।
है ना, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का उपयोग काहे कर रहे हैं, ताकि जब उपयोग उसका कर देते उसमें डाल देते हैं तो मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है, वो कम ही ताप पर गलना शुरू कर देगा। और फिर जैसे उसको विद्युत अपघटन करवाएंगे, जैसे आप विद्युत अपघटन करवाइएगा ना, तो एल्यूमिनियम आपको प्राप्त हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो मेन इसका काम होता है गलनांक को कम करना। क्लियर है बुआ लोग? कंप्लीट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पढ़िए। ये भी एक बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है बुआ, बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट करता है कि PH3 से NH3 का आबंध कोण जो होता है ये बड़ा होता है काहे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे PH3 है तो फॉस्फोरस है, एक हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, एक और इन्हें कहीं हाइड्रोजन ऐसे करके ले लिया, PH3 है। तो इसका जो ये बंधन के बीच का कोण होता है बुआ, हम दुए को बना देते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो बंधन का कोण है ये नाइट्रोजन की अपेक्षा बुआ कम हो जाता है, नाइट्रोजन की अपेक्षा। क्यों? है ना, PH3 से NH3 का आबंध कोण जो है बड़ा होता है, ये NH3 का बड़ा होता है, इसका कम जाता है। क्यों? ये ज़्यादा बड़ा क्यों है? देखिए इसका कारण क्या है कि सबसे पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन का आकार छोटा है और इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इसे करके खींचे रहता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहेगा। इसमें क्या होता है बुआ यहाँ पर कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन जो बंधन का इलेक्ट्रॉन होता है इसको यहाँ खींच लेता है, इस बंधन से इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में विकर्षण हो जाता है, विकर्षण के कारण इसे करके फैल जाता है। ये दोनों में विकर्षण होगा तो विकर्षण के कारण ऐसे करके बॉन्डवा जो है इसका ना कि थोड़ा और ऐसे दूर तक फैल जाता है, कि दूर तक ऐसे आ जाता है इसका बंधन, तक कोण बड़ा हो जाता है ना। यही इससे मेन कारण है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार को चाहिए हुआ तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और फॉस्फोरस का आकार बड़ा। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस जो है बुआ, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है, विद्युत ऋणात्मकता भी कम है। और दूसरा और एक बात तो ये है कि इसका आकार भी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो इसका ओवरऑल बात कौची हुआ कि NH3 वाला जो कंडीशन यहाँ पर है, NH3 कौन है बुआ, NH3। तो NH3 में क्या होता है कि NH3 में नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है और आकार छोटा होता है, आकार छोटा विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इस कारण से NH3 के में जो है जो बंधन यहाँ बनाते हो, बंधनों के बीच विकर्षण होता है, बंधनों के बीच क्या होता है, विकर्षण। तो विकर्षण के कारण दूर दूर भागेगा इससे बंधन, तक कोण बड़ा इसका हो जाएगा। ये इसका कारण था बुआ, इसको एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए क्या इसका आंसर लिखा गया, पहले पढ़ लीजिए। आंसर में ये कहा गया है आपको कि फास्फोरस की अपेक्षा नाइट्रोजन का आकार छोटा एवं विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। फास्फोरस की अपेक्षा नाइट्रोजन का आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता भी उसका अधिक है। इस कारण से NH3 के बंधनों के बीच विकर्षण होता है। NH3 के जो बंधन है ना इसके बीच विकर्षण होगा, विकर्षण दूर दूर भागेगा। और जब विकर्षण होगा और इस कारण से क्या हो जाता है, उसका आबंध कोण बड़ा हो जाता है, बंधन के बीच वाला कोण जब विकर्षण है तो बड़ा हो ही जाएगा। क्लियर हो गया है? तो एक बार आराम से देख लीजिए क्या है, फास्फोरस की अपेक्षा नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है एवं, है ना, नाइट्रोजन का आकार छोटा एवं विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इस कारण से NH3 जो है, NH3 के बंधनों के बीच विकर्षण होता है। क्या होता है वो, विकर्षण होता है और आबंध कोण उसका बड़ा हो जाता है, बॉन्ड एंगल उसका बड़ा हो जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका मेन कारण क्या है, PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा क्यों है। सीधे कहना है कि PH3 की अपेक्षा नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस की अपेक्षा नाइट्रोजन जो है इसका आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इस कारण से यहाँ जो नाइट्रोजन के बंधनों के बीच विकर्षण होता है और विकर्षण होने के कारण ही इसका बंधन वाला कोण बढ़ जाता है। कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में एक दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए कि हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन सदस्य है। तो कह देना है बुआ कि हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एवं एस्टेटिन होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, आपको इसे बताया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटिन, AT लिखा गया है ना। क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एवं एस्टेटिन हाइड्रोजन परिवार के सदस्य है। लास्ट में लिख देना है ना, हाइड्रोजन परिवार के सदस्य है। ये क्लियर हो गया है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। हाँ वही है कि हाइड्रोजन परिवार के सदस्य है। चलो तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया ये पहले पढ़ लीजिए। कहा गया है ना, मेथिल एमीन एनिलीन, है ना, एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होता है क्यों। देखिए मिथाइल एमीन क्या होता है, मिथि है ना, मेथिल एमीन CH3NH2 ऐसे है। इसमें नाइट्रोजन पर कोची है वो इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पर इलेक्ट्रॉन है, LP है।
तो इसमें बात यह है बउआ कि इसमें इस इलेक्ट्रॉनमा को कोई इधर उधर खींचने वाला नहीं है, खींचता नहीं इलेक्ट्रॉन को। तो ना खींचता है ना, तो इसमें बात कुछ हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी पूर्वक दान कर देगा। और जो जितनी आसानी पूर्वक दान कर देता है, किसी को दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो वो अच्छा क्षार आपका हो जाता है, एक बेहतर क्षार होता है। तो बताइए मेथिल एमीन में ऐसा कोई खींचने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एनिलीन में चलोगे तो वहां देख लीजिए क्या दिक्कत है। एनिलीन वाला में एनिलीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके और ऐसे होता है एनिलीन। यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऐसे नाइट्रोजन पे ऐसे है, लेकिन एकरा में एन से ऐसे खींचता है, इसको ऐसे रेजोनेंस करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुनाद करना। क्या करता है बुआ? अनुनाद। क्या होता है? अनुनाद। तो अनुनाद किस में हो रहा है? एनिलीन में, जिसके कारण इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने में खींच के घर में रख ले रहता है, कि देता नहीं है किसी को। और जब तक नहीं देगा ना बुआ, तब तक कुछ हार नहीं बनेगा। पैसा है लेकिन दान नहीं कर रहा तो उसको दानी नहीं कहेंगे। अब पैसा कम है लेकिन दान कर रहा है तो उसको हम लोग दानी बोल देंगे। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? दानी कहेंगे। तो वही बात यहाँ पर है, इसमें एनिलीन में कोई खींचने वाला इसको नहीं है, आराम से है ना। सॉरी, यहाँ पर हम कह रहे थे मेथिल एमीन में कोई खींचने वाला नहीं है, वो आराम से उसको दान कर देता है। लेकिन हाँ, एनिलीन में यहाँ देखिए इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इसके घर में बैठल है, अनुनाद से खींच लेता है, अनुनाद करता है। इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब कोई करना, अनुनाद करना। क्लियर है? तो देखिए इसे लिखे हैं कि है ना, एनिलीन में अनुनाद होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुनाद, है ना। जैसे एनिलीन अगर ऐसे है बउआ, आपका मालिक एनिलीन ऐसे है, तो एनिलीन में जैसे ही खींचेगा बउआ, तो बताइए एक पास देने के लिए कुछ बचेगा? तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव है, इलेक्ट्रॉन मतलब रुपया पैसा का अभाव हो गया है ना, उसमें अभाव है। तो लिखा गया कि है ना, एनिलीन में अनुनाद होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का अभाव हो जाता है, जबकि मेथिल एमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का कोई अभाव नहीं होता। यहाँ कोई अभाव नहीं है, यहाँ पर कोई अभाव नहीं होता है, नहीं, यहाँ कोई अभाव मेथिल एमीन जो है उसमें कोई अभाव नहीं है। इस कारण से क्या कहेंगे कि मेथिल एमीन आपका आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है ना। जो मेथिल एमीन है वो आसानी पूर्वक दे देगा, उसमें कोई अभाव ही नहीं है, उसके पास रुपया पैसा है, कोई अभाव नहीं है, तो आसानी से त्याग कर देता है। यही कारण है कि मेथिल एमीन जो है ना, एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय हो जाता है। एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं। बात टोटल ये है बुआ कि जो मेथिल एमीन यहाँ पर आपका है, मेथिल एमीन, इसमें कोई अनुनाद नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अभाव नहीं है, मेरा पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, आसान से दान कर देता है। जबकि एनिलीन में क्या होता है? रेजोनेंस हो जाता है, अनुनाद हो जाता है, जिसके कारण इसमें नाइट्रोजन पर है ना, नाइट्रोजन पर वहाँ इलेक्ट्रॉन का अभाव हो जाता है। तो अभाव हो जाएगा तो कभी देगा? ओकरे अपने कमी है तो किसी को देगा ही नहीं, है ना। तो सेम ही इसको लिख देना है। इसको कैसे लिखेंगे? सीधे कहना है कि एनिलीन में अनुनाद होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का अभाव हो जाता है, जबकि मेथिल एमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का अभाव नहीं होता है, जिस कारण मेथिल एमीन आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और जब आसानी पूर्वक त्याग कर दिया, इसका अर्थ क्या? त्याग कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि इस कारण मेथिल एमीन जो होता है एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होता है। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ, काफी अनुसंख्य गुणधर्म जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है। तो पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अनुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, कहा गया है। बस इसको हटा दीजिए, इस वैसे झूठो मूठो है। कह देना वैसा गुण जो केवल मात्रा पर निर्भर करता है ना, केवल संख्या पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है, उसको हम अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मात्रा पर बुआ, मात्रा पर निर्भर करता है या संख्या पर निर्भर करता है, तो वैसा गुण जो केवल मात्रा पर निर्भर करता है उसको अनुसंख्य गुण धर्म कहेंगे। क्लियर है? मात्रा पर निर्भर करता है उसको अनुसंख्य गुण धर्म कहा जाएगा। क्लियर हो गया है? जो गुण धर्म मात्रा पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, उसको अनुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर मात्रा अधिक रहेगा तो अनुसंख्य गुण धर्म ज्यादा रहेगा, मात्रा कम तो अनुसंख्य गुण धर्म कम। ध्यान रखना, मात्रा ज्यादा, जेकरा पास ज्यादा मात्रा है ना, रुपया पैसा ज्यादा है, तो कह दें कि ओकरा पास ज्यादा गुण है। रुपया पैसा कम है तो कम गुण ओकरा पास है। सीधे अनुसंख्य गुणधर्म वही खाली रुपये पैसा पर है, मात्रा पर निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म कई बार आपको ऑब्जेक्टिव वाला में करवाए हैं। 4 प्रकार का होता है। एक होता है परासरण दाब है, वासुदाब का सापेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है। तो ये चारों चीज कई बार हम ऑब्जेक्टिव में भी इसको बताए हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म आपका 4 प्रकार का होता है। परासरण दाब है, वासुदाब का सापेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है। तो अभी क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा भी दिए थे पीछे, नहीं तो क्लियर हो गया। अनुसंख्य गुणधर्म के प्रकार के रहेगा बुआ? 4 प्रकार के, याद रखना है। परासरण दाब,
वासुदाब का सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है बुआ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, एकदम अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श विलयन और है ना अनादर्श विलयन किसको कहते हैं, इसके बीच अंतर स्पष्ट आपको करना, अंतर भी चाहिए आपको। देखिए आदर्श विलयन उसको कहेंगे जो रॉस के नियम का पालन करता है, रोल्ट, यहाँ लिखा गया, आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि वो वैसा विलयन जो रोल्ट है ना, रॉस है, इसे करके लिखिए रॉस, वो वैसा ऊ दिए है बुआ उल्लू वाला, तो रॉस है, वो वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहा जाता है। याद रहेगा, जो रॉस के नियम का पालन करेगा, रोल्ट के नियम का पालन करेगा, रॉस आप हिंदी में लिखिएगा, वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन करता है आदर्श, और वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन नहीं करता उसको अनादर्श विलयन कहेंगे। क्लियर है, 5 नंबर में क्वेश्चन रहता है। देखिए आदर्श में क्या होता है कि पहले तो कह दें कि है ना रोल्ट के नियम का पालन करता है, इसमें कहते है ना इरोस के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा में ध्यान रखना है कि समान कण के बीच लगने वाला, समान कण और विपरीत कण के बीच लगने वाला बल इसमें बराबर होता है बुआ। इसका अर्थ क्या है बुआ, इसका अर्थ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ देख लीजिए, अगला पेज पे चलिए, अंतर में यहाँ पर है आदर्श विलयन। देखिए इधर लिखना है, इसके बीच निम्नलिखित अंतर है, इधर लिख देना आदर्श विलयन, इधर लिख देना अनादर्श विलयन। अनादर्श वाला को वास्तविक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोनों में अंतर क्या है पहले देख लीजिए। आदर्श में क्या लिखें कि रॉस के नियम का पालन करता है, लेकिन ये रॉस के नियम का पालन नहीं करता है, यही ना है बुआ। एक है जो रॉस के नियम का पालन करता है, दूसरा रॉस के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर। अगला में चलो, इसमें देखो सेकंड में क्या दिया गया है कि इसमें जो आदर्श विलयन होता है उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है ना, क्रियाशीलता ग्रुप लिख देना है, क्रियाशीलता ग्रुप सेम रहेगा। क्रियाशीलता ग्रुप का है कि मतलब यहाँ देखिए CH3 यहाँ क्लोरीन ले लिए हैं, तो क्रियाशीलता ग्रुप क्लोरीन है, और CH3 यहाँ OH ले लिए, इसका क्रियाशीलता ग्रुप OH एल्कोहल हो गया। तो दोनों का क्रियाशीलता ग्रुप समान है नहीं है, तो ये आपका है ना अनादर्श विलयन बन जाएगा, वास्तविक विलयन में से आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ भी क्लोरीन आयोजो परिशील देते, यहाँ पर भी क्लोरीन रहता तो आपका आदर्श हो जाता। तो क्या कह देंगे बुआ कि इसमें विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलय और विलायक, इसको विलय लिखना है हिंदी में, इसको विलायक लिखेंगे। तो इसके विलय और विलायक का क्रियाशीलता ग्रुप है, क्रियाशीलता ग्रुप लिखना है, क्रियाशीलता हिंदी में ग्रुप लिखना है, क्रियाशीलता ग्रुप है ना। इसके विलय और विलायक का क्रियाशीलता ग्रुप समान होता है, और इधर लिख देना इसके विलय और विलायक में क्रियाशीलता ग्रुप अलग अलग होता है या समान नहीं होता है। क्लियर है। अगला चलिए, कहा गया है इसमें एक समान कण और असमान कणों के बीच लगने वाला बल बराबर होता है। एक समान कण और असमान कण कहे के मतलब क्या, जैसे अभी उदाहरण आपको लिए थे ना, CH3 एगो OH ले लिए हैं, एगो CH3 एगो Cl लिए हैं, तो बताइए एक समान कहे के मतलब ये अपने में एक समान हुआ, ये अलग है नहीं, तो ये दोनों अलग अलग है ना। तो देखिए जैसे आप एक जल ले लिए हैं, तो जल में 1 गिलास पानी लीजिएगा तो ढेर में उसमें पानी रहेगा ना, तो ढेर सारा, तो पानी उन्हीं के बीच लगने वाला बल, मतलब एल्कोहल लिए है तो इस एल्कोहल के बीच लगने वाला बल और मिथाइल क्लोराइड के बीच लगने वाला बल, और चाहे दोनों को आप मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिए, आप इसे समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा और आसानी से हम समझा देते हैं। एक समान और असमान वाला को तुम क्या करो ना, शरबत बनाओ, तो शरबत में कोची कोची लेंगे बुआ, जल लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, जल लेंगे, एक तो जल लेंगे और दूसरा चीनी ले लेंगे, तब ना शरबत बनेगा। तो ये देखिए जल के कणों के बीच लगने वाला बल को एक समान बल कर रहे हैं, चीनी के कणों के बीच लगने वाले बल को भी एक समान बल कहेंगे, लेकिन जब दोनों को मिला दीजिएगा ना तो आपको शरबत बनेगा। तो शरबत के कणों के बीच लगने वाला बल जो है, तो शरबत में चीनी और जल दोनों है, तो दोनों अलग अलग है, तो उसको असमान बल कहेंगे। क्या बोलेंगे बुआ, असमान बल कहेंगे। अब क्लियर हो गया, जल के कणों के बीच लगने वाला बल एक समान में आएगा, चीनी के कणों के बीच लगने वाला बल वो भी एक ही समान होगा, चीनी में भी एक ही समान है, लेकिन दोनों मिलाने के पश्चात जो शरबत बनेगा, शरबत में चीनी और पानी दोनों है, तो चीनी भी है और पानी भी है, इसका मतलब चीनी भी है पानी भी है, तो दोनों का अलग अलग कण रहेगा, उसको असमान कहेंगे। तो यहाँ देखिए आदर्श वाला में क्या होता है कि उसमें एक समान और असमान जो भी रहे कण, एक समान कण रहे असमान कण रहे कुछ भी रहे, सब में समान बल लगता है, लेकिन एक समान और असमान में अलग अलग बल लगता है, किसमें, अनादर्श वाला में। तो आदर्श वाला में बल समान रहेगा, अनादर्श वाला में बल अलग अलग रहेगा। आदर्श विलय में क्या होता है कि यहाँ न तो ऊर्जा उत्पन्न होता है न ही ऊर्जा को अवशोषित करता है, ऊष्मा न तो उत्पन्न होगा और न ही ऊष्मा को अवशोषित करेगा। आदर्श विलयन में याद रहेगा, देखिए आदर्श विलयन के निर्माण के समय न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और न ही
है ना, उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा या ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा के स्थान पे उष्मा लिख दीजिएगा। ना तो उष्मा को अवशोषित करेगा, हीट को ना तो खींचेगा, ना ही बाहर निकालेगा। ठीक है, ये डेल्टा ए जीरो को हटा देना, ये कुछ नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या बताया आपको, आदर्श विलयन में क्या बता दिए हैं कि इसमें ना तो उष्मा जो है वो उष्मा अवशोषित होता है और ना ही उष्मा उत्सर्जित होता है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों में से कोई एक हो जाएगा। चाहे तो उष्मा को अपना में खींच लेगा, चाहे तो उष्मा किसी को दे देगा। चाहे तो उष्मा का अवशोषण खींचेगा, चाहे उष्मा बाहर निकालेगा। चाहे उष्मा का अवशोषण होगा, चाहे उत्सर्जन होगा। अवशोषण मतलब खींचना, उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। क्लियर है। चलिए अगला में हम लोग चलते हैं। आदर्श विलयन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए, 5 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर चीनी लिए हैं, तो टोटल जोड़ के 6 लीटर हो जाएगा। तो विलयन जो बनेगा ना वो 6 लीटर का रहेगा। क्लियर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, 6 से तन में ज़्यादा या कम हो जाता है। किसमें, वास्तविक वाला में। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें जो है वो आदर्श विलयन में है ना, विलय एवं विलायक के आयतन का योगफल जो है विलयन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आदर्श विलयन का जो आयतन रहेगा वो आदर्श विलयन का जो आयतन रहेगा ये विलय और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर है। अगर विलय मान लीजिए कि 1 kg का है, विलायक 5 kg का है, तो टोटल जोड़ेंगे ना, तब विलयन का आपका 6 kg का हो जाएगा। 6 kg का विलयन बन जाएगा, है ना। केजी नहीं, वॉल्यूम लीटर मान लीजिए कि 1 लीटर है प्लस 5 लीटर है, तो टोटल मिला के 6 लीटर आपका बन जाएगा। 6 लीटर हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वास्तविक विलयन का जो आयतन होता है ना, वो विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलय और विलायक क्या आयतन के योगफल के बराबर इसमें नहीं रहता है ना, इसमें बराबर नहीं रहता है। आपको याद रहेगा टोटल चीजें। अब ये टोटल समझा दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको हम रिपीट करवा देते हैं। आदर्श विलयन उसको कहते हैं जो रॉस के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन उसको कहते हैं जो रॉस के नियम का पालन नहीं करता है। ये क्लियर हो गया है। दोनों में अंतर क्या है हुआ, तो एक बार अंतर जरा समझ लीजिए। सीधे कह देंगे आदर्श विलयन तरफ क्या बोलेंगे, आदर्श वाला तरफ ये आदर्श विलयन है, इधर अनादर्श मतलब वास्तविक है। तो आदर्श में कह दें कि यह रॉस के नियम का पालन करता है, लेकिन रॉस के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें एक समान कण और है ना, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो क्रियाशीलता ग्रुप होता है, मतलब जो विलय एवं विलायक का क्रियाशीलता ग्रुप समान होता है, इसमें विलय और विलायक के क्रियाशीलता ग्रुप समान नहीं रहता है। एक कह देना। दूसरा हम लोग को हो गया। तीसरा में हम लोग आ जाते हैं बुआ कि इसमें एक समान कण एवं असमान कण के बीच लगने वाला बल बराबर होता है, लेकिन इसमें एक समान कण और असमान कण के बीच लगने वाला बल अलग अलग होता है। इसमें कहेंगे कि विलयन के निर्माण, आदर्श विलयन के निर्माण के समय ना तो उसमें अवशोषित होता है और ना ही उत्सर्जित होता है। इसमें वास्तविक विलयन के निर्माण के समय उष्मा या तो अवशोषित होता है या तो उत्सर्जित, चाहे तो खींचेगा चाहे तो बाहर निकाल देगा। क्लियर है। अगला चलते हैं हम लोग। अगला में क्या है बउआ कि देखिए आदर्श विलयन में क्या होता है कि जो आदर्श विलयन का आयतन विलय एवं विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होता है। जितना चीनी या पानी डालिएगा ना, तो दोनों का आयतन के योगफल के बराबर रहेगा। लेकिन इसमें नहीं, वास्तविक विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर नहीं होता है। तो टोटल क्लियर हो गया है। आप लोग टोटल इसको लिख लेना है, याद करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धसेल किसको कहते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अब समझ लीजिए अर्धसेल क्या होता है। जैसे देखिए कोई भी वैद्युत रासायनिक सेल में आप सुने होंगे कि एनोड और कैथोड होता है। क्या होता है बुआ, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड। तो किसी वैद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड और कैथोड होता है, उसी एनोड और कैथोड को अर्धसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धसेल कहा जाता है। याद रहेगा, है ना। कोई भी वैद्युत रासायनिक सेल एनोड एवं कैथोड से मिलकर बना होता है और उसी एनोड या कैथोड को जिसे अर्धसेल कहते हैं। बस सिंपल सा है, जिसको क्या बोलेंगे, अर्धसेल कहेंगे। ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं वो पॉलीमर पढ़ा है ना, वहां पर करवा दिए हैं। ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच अंतर। ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच अंतर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन देता है। ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच, दृढ़ जो है इसके बीच अंतर। डीएनए आरएनए में डिफरेंस भी आपको समझा दिए हैं, तो डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वो भी आपको समझा दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए ताप सुघट और ताप दृढ़ के बीच क्या अंतर रहता है। सबसे पहले ताप सुघट मतलब गर्म करेंगे तब मुलायम और ठंडा करते हैं तब कठोर हो जाता है। बताए थे आप लोग को कि गर्म करेंगे ना बुआ तब मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। लेकिन ताप दृढ़ में गर्म करने पर कठोर होता है ना। उसको अगर गर्म करते हो ना तो कठोर होता है, बेकेलाइट जैसे है। अब पॉलीथीन इसमें है, ताप सुघट में पॉलीथीनमा को गर्म करेंगे तब मुलायम है, ठंडा कर दो ना फिर कठोर हो जाता है। इसमें बेकेलाइट होता है जिसको गर्म करने पर कठोर बन जाता है। क्लियर है। चलिए
ताप सुघट में क्या है, यह योजक बहुलक होता है, केवल इसे जाके जुड़ जाएगा, जुड़ के बना देगा। लेकिन इस संघनन बहुलक होता है, जुड़ेगा बनावेगा लेकिन कुछ छोटा सा चीज बाहर निकाल देगा उसमें से, नहीं जैसे जल उसमें से बाहर निकलता है। तो ध्यान रखना है कि योजक होता है, दूसरा योजक बहुलक होता है, संघनन बहुलक होता है। इसकी संरचना रैखिक होती है, एकदम सीधा सीधा ऐसे ऐसे रहेगा इसकी संरचना। लेकिन इसकी संरचना 3D में होती है बुआ। इसकी संरचना जो है ताप दृढ़ वाला के, इसकी संरचना 3D में होती है ना। ये कार्बनिक यौगिक में घुल जाता है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता है। ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक में घुलेगा। ताप सुघट कार्बनिक यौगिक में तेल उनमें डालिएगा ना तो तेल में फटफट घुल जाएगा, लेकिन हाँ ताप दृढ़ वाला को तेल में डालिएगा तो घुलेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। अगला बुआ, इसका उदाहरण पॉलीथीन है, इसका उदाहरण बेकेलाइट है। तो 5 को अंतर इसमें हो गया है बुआ, यही 5 को इसमें आपको अंतर था, ध्यान इसको रखना है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा कंप्लीट। एक बार फिर से देख लीजिए, ताप सुघट वाला को क्या कहेंगे कि गर्म करने पर क्या हो जाएगा, मुलायम, और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। को परिभाषा ही पूछता है कि ताप सुघट का परिभाषा बताइए, तो सीधे कहना है कि वैसा बहुलक जो है जिसको गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर कठोर हो जाता है उसको ताप सुघट कहेंगे। ताप दृढ़ है क्या कहेंगे कि वैसा है ना बहुलक है जिसको गर्म करने पर कठोर होता है उसको ताप दृढ़ कहेंगे। यह योजक होता है या संघनन होता है, इसकी संरचना सीधी रैखिक होती है, ये 3D में होता है। कार्बनिक यौगिक तेल उनमें घुल जाता है लेकिन नहीं घुलता है। इसका उदाहरण क्या है, पॉलीथीन है, इसका उदाहरण वेकेलाइट होता है। ये क्लियर हो गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आयोडीन टिंचर एकदम बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है आयोडीन टिंचर में, जो समझ लीजिए आयोडीन टिंचर में कुछ नहीं है बुआ, एक एंटीसेप्टिक जैसा रहता है। मतलब क्या है सर कि घाव हो जाता है वहां लगावल जाता है। अब क्या कीजिए ना कि ऐसे एक बर्तन लेके इसमें जल ले लीजिए और एल्कोहल ले लीजिए, कुछ ही लेंगे बुआ, जल और एल्कोहल। जल और क्या लेना है, एल्कोहल ले लेना है। और उसमें 2 से 3% जो है आयोडीन डाल दीजिए, 2 से 3% उसमें आयोडीन डाल दीजिए। और डाल के पूरा ऐसे ऐसे करके घोल दो, ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम इसको घोर दीजिए। घोरने के बाद बउआ जो बनेगा उसी को आयोडीन टिंचर कहते हैं। क्या बोलेंगे है ना, आयोडीन का जल एवं एल्कोहल में दो है ना 2 से 3%, 2 से 3% घोल आयोडीन टिंचर कहलाता है ना। क्या कहेंगे बुआ, आयोडीन का जल एवं एल्कोहल में, आयोडीन का जल एवं एल्कोहल, बर्तन में कुछ लिए थे, जल भी लिए थे, एल्कोहल दारू उसमें मिला दिए थे, पानी दारू को मिला दीजिए और आयोडीन में डाल दीजिए 2-3%, तो डाल दीजिए तो जो बनेगा ना घोल के वही आपका आयोडीन टिंचर हो जाएगा। तो सीधे कहना है कि आयोडीन का जल एवं एल्कोहल में 2 से 3% घोल जो होता है उसको आयोडीन टिंचर कहते हैं। और एक है कृत्रिम मधुरक, भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए जिसका प्रयोग, चीनी खाते हैं ना, जब रोटी अच्छा नहीं लगा तो उसमें चीनी मिला देते हैं थोड़ा सा, नहीं आपको खा लेते तो मीठा लगता है। तब भोजन जो होता है भोज्य पदार्थ को मीठा करने के लिए जिस कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग करते हैं ना उसी को बोलते हैं कृत्रिम मधुरक, उसको कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए जिसको हम लोग बुआ, जिसको मधुरक मतलब मीठा चीज, मीठा करने वाला है ना। तो भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए जिस कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको नाम देते हैं क्या बुआ, तो उसका नाम हम लोग देखते हैं सैक्रीन नाम दे है ना। वो क्या होता है आपका कृत्रिम मधुरक होता है। इसका उदाहरण सैकरीन है, सोडियम साइक्लोमेट है, स्पार्टियम है, कई वो इसका उदाहरण है जब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे। चलिए तो क्लियर हो गया दोनों। आयोडीन टिंचर क्या होता है, आयोडीन का जल एवं एल्कोहल में 2 से 3% घोल जो होता है आयोडीन टिंचर हो जाएगा। और भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए जिस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो आपका है कृत्रिम मधुरक। चलिए अगला एंजाइम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम, पीछे क्वेश्चन आया था। देखिए एंजाइम क्या करता है कि खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के वो एक उत्प्रेरक होता है, आप सिंपली समझ जाओ ना, एक उत्प्रेरक होता है बुआ, क्या रहता है एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहे का मतलब खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के दर को चाहे तो घटावेगा चाहे तो बढ़ावेगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या होता है एक उत्प्रेरक है। जैसे बाहर जैसे हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया नहीं होता है तो एंजाइम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कार्बन ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा तो बाहर से कुछ ऐसा चीज डाल दीजिए ना कि एकदम जल्दी जल्दी दोनों को मिला देंगे, हमारा मिलिए कितना दिन दूर रहिएगा, और दोनों को मिला के CO2 का निर्माण कर देगा, ऐसे CO2 का निर्माण कर देगा। उसको एंजाइम कहते हैं, जो दोनों के बीच है ना आग लगा दिया, जो दोनों के बीच अभिक्रिया करवा दिया उसको एंजाइम कहते हैं। तो हमनी के बॉडी में भी कई तरह के ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसको नियंत्रित करने के लिए उत्प्रेरक का जरूरत पड़ता है। शरीर में सजीव के शरीर में बुआ, सजीव के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं ना उसी उत्प्रेरक को हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कुछ होता है, मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होता है, ध्यान रखना है।
मैक्सिमम एंजाइम, अधिकतम एंजाइम आपका प्रोटीन रहता है। तो सजीव वस्तुओं को शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अगर ज़्यादा या कम हो गया है ना तो उसको नियंत्रित कर देगा, आपको तबीयत खराब नहीं होने देता है, वही आपका एंजाइम होता हुआ उसी को एंजाइम कहते हैं। नीचे लिख देना है कि अधिकतम प्रोटीन है ना, या अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होता है। अधिकतम एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्लियर हो गया है। सजीव के शरीर में, सजीव वस्तुओं के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको एंजाइम कहा जाता है। ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम क्या होता है? तो एक ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीकरण एवं अवकरण है ना, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरा का अवकरण कर देगा, उसको ऑक्सीडो रिडक्टेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी करवाएगा, रिडक्शन भी करवा देगा। तो वैसा एंजाइम जो एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं दूसरे पदार्थ का अवकरण करता हो, एक का ऑक्सीकरण कर देता है और दूसरे का अवकरण कर देता है, उसको ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम कहा जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बुआ। देखिए रेशेदार है ना, रेशेदार है और गोलाकार प्रोटीन में अंतर पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 3 को ध्यान रखना। सबसे पहले कि जो रेशेदार होता है ना बुआ, इसकी श्रृंखला एकदम समांतर होती है। देखा था रेशम निकलता था, रेशेदार है एकदम समांतर, ऐसे रहेगा, समांतर रहेगा। नहीं, इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कैसी होती है? समांतर होती है। और इसमें जो है बुआ गोलाकार वाला में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ऐसे गोल गोल रहेगा, गोलाकार रहेगा, है ना। इस जल में अबिलय होता है, जो सीधा सीधा रहता है ना ऐसे, इस जल में अबिलय है। लेकिन ये जो है बुआ गोलाकार वाला प्रोटीन में इस जल में घुल जाता है, जल में विलय होता है। इसका उदाहरण क्रिएटिन है, इसका इंसुलिन है, दोनों ध्यान रखना है। एक का उदाहरण क्रिएटिन होता है, दूसरा का उदाहरण इंसुलिन होता है। फिर से रेशेदार में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड जो होता है, पॉली मतलब ढेर सारा, तो जो बना हुआ ढेर सारा सब है, पॉली मतलब ढेर होता है। तो पॉलीपेप्टाइड की जो ऐसी श्रृंखलाएं होती है एकदम समांतर रहेगी। इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला गोलाकार रहेगा। इस जल में वो नहीं घुलेगा, रेशेदार नहीं घुलेगा, लेकिन ये घुल जाएगा। इसका उदाहरण क्रिएटिन होता है, इसका उदाहरण इंसुलिन होता है। याद रहेगा सबको। तो इसको वो टोटल कंप्लीट कर लेना है, एकदम आसान है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम आसान है। इसको कॉपी में लिखिए, रिपीट करते रहो जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाए। ठीक है। चलिए था अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ। आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल समझा दिए हैं पहले भी। आवश्यक उसको कहते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता बुआ, है ना, जिसको बाहर से लेने की आपको जरूरत पड़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आवश्यक। क्या बोलते हैं? आवश्यक बोलते हैं। जैसे वैसा एमिनो है ना, वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जिसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे, जिसका निर्माण नहीं हो पा रहा शरीर में। लेकिन वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है उसको अनावश्यक कहेंगे। जैसे जो चीज़ हमनी के बॉडी में नहीं बन रहा है तो उसको बाहर से खाएंगे तब ना हम लोग को मिलेगा। फिर से बुआ, फिर से देख लो, आवश्यक किसको कहेंगे? तो जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, जो हमनी के बॉडी में नहीं बन पा रहा है, वो आवश्यक है। जो हमनी के बॉडी में नहीं बन पा रहा है वो चीज़ है आवश्यक है, तब ना उसको खाइएगा बाहर से, उसकी आवश्यकता पड़ जाएगा। अगर शरीर में जैसे अनावश्यक है, जी हमनी के शरीर में बन जाता है, हम लोग को बॉडी में बन जाता है, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, बाहर से खाए के कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर से उसको खाए की कोई ज़रूरत है? नहीं, खाए की ज़रूरत है। लेकिन जो बउआ आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, जो आवश्यक एमिनो अम्ल होता है उसमें ध्यान रखना है कि वो ऐसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है ना, वो आपका आवश्यक है ना, आवश्यक है, उसको बाहर से खाए की जरूरत पड़ेगा। लेकिन जिसका निर्माण हमनी के शरीर में हो जाता है उसको बाहर से खाए की जरूरत नहीं है, वो अनावश्यक है ना, अनावश्यक है। तो ध्यान रखना है कि वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उसे आवश्यक कहते हैं, और जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है वो अनावश्यक है, उसको खाए की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं हो खाइएगा तो काम चलेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर कहा गया कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बता दीजिए। देखो अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है? अवशोषण क्या होता है, जिससे आपको इसके बारे में समझाया भी है। अवशोषण में जैसे आप पानी पीते हैं तो आपको शरीर के अंदर चला जाता है, तो संपूर्ण आयतन में फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। और अधिशोषण में क्या है कि केवल सतह पर स्नान कर लेते, सतह पर केवल जमा हो जाता है, तो उसको अधिशोषण कहते हैं। अच्छा, अवशोषण क्या है? वो यांत्रिक गुण है, वो अंदर चला गया, शरीर के अंदर पानी पिए तो अंदर चला गया, अवशोषित हो गया है, तो आंतरिक गुण है। लेकिन सतह पर केवल स्नान कर लिए हैं तो आपके स्किन पे, चमड़ा पर केवल आ गया है, तो सतह वाला गुण है, बाहरी या सतही गुण होता है। याद रहेगा। अवशोषण में जो कण है एक समान रूप से अंदर जब शरीर में जाएगा पूरा एक समान रूप से फैल जाएगा, कहीं ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन ये जो है बुआ जब जमा होगा ना तो असमान रूप से जमा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम क्या किए हैं बुआ, ध्यान देना
क्या हम किए हैं, ध्यान दो, एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। अब आइए, अवशोषण में क्या है, तो यहाँ कोई ठोस पदार्थ ले लिए हैं और इसके सतह पर कोई गैस के कण आके जमा हो गया है, चाहे है ना, इसके इसके सतह पर नहीं, इसके अंदर चला गया हुआ है ना, इसके कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया गैस वाला कण चाहे द्रव, इसमें अवशोषित हो गया, अंदर चल गया। ये साइकिल के सीट होता है ना, तो सीटवा में देखो गुद्दी लगा रहता है, तो उसमें पानी दीजिए तो अंदर खींच लेगा, उसको अवशोषण कहेंगे, अंदर खींच लेता है। तो इसमें द्रव या गैस के कण संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। द्रव चाहे आप सांस खींचे कस के, खींचे सांस, तो सांस आपका अंदर चला गया है तो पूरा अंदर बॉडी में फैल जाएगा। नहीं, चाहे पानी पीते हैं तो अंदर, तो द्रव या गैस के जो कण है बउआ, इस संपूर्ण आयतन पूरा है ना अंदर तक फैल जाएगा, तो उसको अवशोषण कह देंगे। क्लियर हो गया है। और इसमें क्या रहेगा कि इसमें बउआ केवल द्रव या गैस के कण सतह पर जाके जमा हो जाएगा। इसे वो वस्तु ले लिए है, एक सतह पर आके इसे जमा हो गया, इसे करके जमा हो गया, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम जमा होगा। इसे इन्हें हो सकता है इन्हें ज़्यादा जमा हो जाए, इन्हें कम जमा होता ना है, तो ज़्यादा कम इसमें जमा हो जाता है, तो जो जमा हो जाएगा ना केवल सतह पर जाके केवल संचित हो जाएगा, वो संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, तो अधिशोषण। ई बउआ जो अवशोषण अंदर चला गया तो आंतरिक गुण है, इस सतह पर है तो सतहीय गुण है। इसमें जो बउआ अवशोषण में कण एक समान रूप से अंदर तक फैलता है, लेकिन अधिशोषण जो होता है उसमें सतह पर एक समान रूप से नहीं, कहीं ज़्यादा कम असमान रूप से इसे जमा होता है। ध्यान रखना है, असमान रूप से जमा होता है। क्लियर हो गया। इसमें सतहीय कण जो है, जो है ना, या इसमें कण सतहीय तो ऊपर का था, इसमें कण है ना असमान रूप से संचित होता है असमान रूप से। अगला क्वेश्चन में आइए, कहा गया है क्या, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन लगता है रह गया, वो कोलाइड क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कोलाइड किसको कहते हैं हम लोग, इसको समझ लो। कोलाइड क्या होता है, देखिए एक ऐसा पदार्थ जिसमें कणों का आकार 10⁻⁹ से 10⁻⁶ रहेगा, तो उसको कोलाइड कह देंगे। कणों का आकार 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर, बस 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर है तो कोलाइड होता है। फिर से, वैसा कण जिसमें कणों का आकार 10⁻⁹ से 10⁻⁶ हो तो उसको कोलाइड कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया है कोलाइड। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर दिया गया है, लायोफिलिक एवं लायोफोबिक कोलाइड के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा है। कहा कि लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इधर है लायोफिलिक कोलाइड, देखिए लायोफिलिक है, इधर लायोफोबिक है। लायोफिलिक को हम आसानी पूर्वक बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा विशेष प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें विशेष प्रक्रिया होता है। लायोफोबिक वाला में विशेष प्रक्रिया होता है। लायोफिलिक को एकदम आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखिए वो अपने से बनना शुरू हो जाएगा, जैसा कंडीशन है। लायोफोबिक में आपको विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाना है। लायोफिलिक अस्थाई आराम से बन के एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि आराम से अपने से बन गया है, तो अपने से जब शादी ब्याह कर लिया एकदम अस्थाई है। अब बरियाई करवा दिए हो ना, इससे बरियाई बनाए हैं, यही बरियाई बनाए हैं, मतलब विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाया है, तो ये कम अस्थाई रहेगा। बरियाई ब्याह करवा देने करवे करो, कम अस्थाई रहेगा, वह हो जाता है। इसमें कण अदृश्य हो जाता है, दिखता उगता नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि नहीं, शादी ब्याह में नहीं दिखेगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एकदम अदृश्य हो रहा है ऐसा है। लेकिन इसमें दिखेगा बार बार, वो ओकरा मारेगा वो ओकरा मारेगा, इसमें दिखेगा आपको नहीं, इसमें दृश्य रहेगा। ठीक है, तो बस यही तीन को इसमें अंतर है। फिर से लायोफिलिक में क्या कह देंगे कि इसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं, इसको विशेष प्रक्रिया द्वारा बनता है, यह अस्थायी होता है, ये कम अस्थायी होता है। इसमें कण अदृश्य होता है, दिख नहीं सकते, लेकिन हाँ इसमें लड़ाई झगड़ा दिखेगा, इसमें कण दृश्य होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाइए। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस से क्या समझते हैं, तो ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है बुआ, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसको कहें, वैसा ठोस जिसमें है ना, जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा रहेगा, ऐसे इस तरह से ऐसे करके निश्चित पैटर्न में, एकदम यहाँ से शुरू हुआ था लास्ट तक इसे चल जाएगा, एकदम शुरू से अंतिम तक एकदम सिस्टमेटिक इसे सजा हुआ, एकदम सिस्टमेटिक सज जाएगा, नियम के आधार पर इसे सजा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय। जिसमें कण अनिश्चित रूप से सजा रहेगा उसको अक्रिस्टलीय कहेंगे। अक्रिस्टलीय में जब कण को सजाइएगा ना, तब इसमें क्या होगा, अक्रिस्टलीय वाला में बुआ, अक्रिस्टलीय में जब कण को सजावेंगे तो इसमें क्या होता है कि अनिश्चित रूप से, अनिश्चित मतलब जैसे यहाँ ठोस है तो ये वो कण यहाँ है, एगो इन्ने भागल है, एगो इन्ने भागल है, अनिश्चित रूप से रहेगा, तो उसको अक्रिस्टलीय कहेंगे। क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय में कहेंगे कि वैसा ठोस जिसमें कण एक निश्चित पैटर्न में सजा हो, उसको क्रिस्टलीय कहते हैं। और इसमें निश्चित पैटर्न में ना सजा हो, जैसे तैसे सजा रहे है ना, अनिश्चित रूप से सजा रहे, तो उसको कहेंगे अक्रिस्टलीय। मतलब क्रिस्टलीय में निश्चित रूप से सजा रहेगा, इसमें अनिश्चित रूप से सजा रहेगा।
अब ये दोनों में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए क्रिस्टलिया क्रिस्टलिया में क्या अंतर है, 5 गो अंतर आपको ध्यान रखना है, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ नहीं सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय में कहेंगे कि इसमें कण निश्चित पैटर्न में सजा होता है, लेकिन इसमें अनिश्चित रूप से सजा होता है ना। क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको काल्पनिक ठोस कहते हैं। इसमें कण लॉन्ग रेंज में रहता है। लॉन्ग रेंज कहे के मतलब कि अगर यहाँ से शुरू हुआ है ना तो इसे इसे जुड़ते 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 एकदम अंतिम तक जाएगा, एकदम लॉन्ग रेंज उसको कहेंगे, एकदम लंबी श्रृंखला में। लॉन्ग रेंज मतलब हिंदी में क्या है, लंबी श्रृंखला। तो इसमें कण लंबी श्रृंखला में होता है, और एकरा में कण शॉर्ट रेंज में रहेगा, छोटी श्रृंखला मतलब एक दो तीन को जुड़ा, एक दो तीन को जुड़ा, फिर इन्हें जुड़ेगा, फिर इन्हें ऐसे ऐसे वो मिलेगा, तो पूरा नहीं जुड़ता इसमें है, छोटी श्रृंखला में जुड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा जुड़ेगा, फिर हट जाएगा, फिर जुड़ेगा, फिर हटेगा, फिर जुड़ेगा, इसे यहाँ जुड़ा है इसे दो को, अब बस फिर इन्हें जाके जुड़ेगा, फिर बस ऐसे जुड़ेगा, बस छोटा छोटा जुड़ा रहेगा। इसको शॉर्ट रेंज कहते हैं, छोटी श्रृंखला में रहता है। इसका गलनांक नियत होता है, इसका गलनांक नियत नहीं होता। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका कटा हुआ भाग चिकना होता है, इसका कटा हुआ भाग रुखड़ा होता है। क्रिस्टलीय वाला को कटा हुआ भाग चिकना रहेगा, इसका कटा हुआ भाग रुखड़ा रहेगा। क्लियर हो गया है। क्रिस्टलीय वाला को रवादार ठोस कहते हैं बउआ, ध्यान रखिएगा, रवादार ठोस, इसको वे रवादार ठोस कहा जाता है, वे रवादार ठोस कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे फिर से बढ़ जाते हैं, 1 मिनट एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो वैसा ठोस जिसमें कण निश्चित पैटर्न में है ना, निश्चित पैटर्न में सजा हो, एकदम निश्चित रूप से सजा हो, सिस्टमेटिक, जैसे किताब कॉपी आप कैसे सरिया लेते हैं तो क्रिस्टलीय है, और छोटा बच्चा की किताब कॉपी जैसे तैसे रहता तो अक्रिस्टलीय है। तो जब निश्चित पैटर्न में सजा रहेगा तो क्रिस्टलीय, लेकिन अनिश्चित रूप से सजा रहेगा तो उसको अक्रिस्टलीय कहेंगे। अच्छा इसके बाद क्रिस्टलिया क्रिस्टलीय में अंतर क्या है, तो क्रिस्टलीय में सीधे कहेंगे बउआ कि इसमें का निश्चित पैटर्न में सजा होता है, इसमें अनिश्चित रूप से सजा होता है। ये वास्तविक ठोस है, ना काल्पनिक ठोस होता है। इसमें लंबी श्रृंखला में, इसमें कण लंबी श्रृंखला में जुड़ा होता है, इसमें छोटी श्रृंखला में जुड़ा होता है। इसका गलनांक नियत होता है, इसका गलनांक नियत नहीं होता है। इसका कटा हुआ भाग चिकना होता है। क्रिस्टलिया वाला को काटिएगा ना तब कटल जो भगवा रहेगा एकदम चिकना चिकना रहेगा, लेकिन इसमें कटा हुआ भाग रुखड़ा, जैसे ईंट वाला को काटिए तो कटल भाग रुखड़ा रहेगा, क्रिस्टलीय है नहीं। तो इसमें कटा हुआ भाग चिकना रहता है, और इसमें वो कटा हुआ भाग रुखड़ा रहता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन फैराडे का नियम है, इसको अगला वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में चल देखेंगे बउआ। 2 पार्ट हम लोग को कंप्लीट हो गया है, एकदम पूरा को लिखो, याद करो, छोड़ो एको नहीं। तीसरा पार्ट अगला दिन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए सब लोगों को बउआ लोग गुड नाइट।